आज हम आपके हाथ में मौजूद फोन और हजारों मील दूर एक बर्फीले वीरान द्वीप के बीच के एक ऐसे गहरे रिश्ते की बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये कहानी ग्रीनलैंड की है और कैसे वो द्वीप हमारे अगले फोन, टीवी या स्मार्ट वॉच की कीमत तय कर सकता है। हमारे स्रोत एक ऐसी भविष्यवाणी से शुरू होते हैं जो ठोस डेटा पर आधारित है। 31 दिसंबर 2027 इस तारीख तक ग्रीनलैंड का भविष्य तय हो जाएगा। हाँ, या तो वो अमेरिका का होगा या चीन उसे अपने आर्थिक शिकंजे में कस लेगा और इस फैसले का सीधा असर हम सब की जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं, समझते हैं कि ये सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं बल्कि भारत के भविष्य और हमारी जेब पर पड़ने वाले असर की कहानी कैसे है। बिल्कुल। चलिए एक छोटे से प्रयोग से शुरू करते हैं। अपने फोन को ध्यान से देखिए। इसका डिजाइन, इसका स्मूथ ग्लास, इसका पावरफुल कैमरा, सब कुछ साफ साफ दिखता है। पर जो नहीं दिखता, असली जादू तो वहीं छिपा है। अमेरिका की मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के रिसर्चर्स ने एक आईफोन 14 प्रो को पूरी तरह से खोला। और जो पाया वो हैरान करने वाला था। हाँ, कि हमारे फोन में पीरियोडिक टेबल के 118 में से 63 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और इनमें सबसे दिलचस्प हैं 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब देखिए, नाम सुनकर लगता है कि ये बहुत दुर्लभ या नायाब होंगे, पर असल में ऐसा है नहीं। अच्छा, तो फिर इन्हें रेयर कहते हैं? मतलब ये पृथ्वी की सतह पर पाए तो जाते हैं, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना, फिर उन्हें शुद्ध करना, वो एक बेहद मुश्किल, जटिल और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक प्रक्रिया है। ओह, तो असली चुनौती इनकी दुर्लभता नहीं बल्कि इनकी प्रोसेसिंग है। एग्जैक्टली। ये बात तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। तो चलिए इसी नजरिए से देखते हैं कि ये हमारे फोन में कहाँ-कहाँ छिपे हैं। सबसे पहले जब फोन वाइब्रेट करता है तो वो एक टैक्टिक इंजन की वजह से होता है। इस इंजन के अंदर एक छोटा सा चुंबक होता है जो 3 ग्राम नियोडीमियम और 0.4 ग्राम डिस्प्रोजियम से बनता है। पर ये कोई मामूली मैग्नेट नहीं है। ये इतना शक्तिशाली है कि सिक्के के आकार का एक मैग्नेट 10 किलो वजन उठा सकता है। 10 किलो एक छोटे से मैग्नेट से? ये तो कमाल है। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। फोन की जो शानदार डिस्प्ले स्क्रीन है वो भी इन्हीं एलिमेंट्स की देन है। स्क्रीन भी? कैसे? टर्बियम हरे रंग के लिए, यूरोपियम लाल और नीले रंग के लिए और इट्रियम स्क्रीन की चमक और क्लैरिटी के लिए जिम्मेदार है। इनके बिना हमारी स्क्रीन एक बेरंग सफेद बोर्ड जैसी होगी। स्क्रीन और वाइब्रेशंस तो ठीक है, लेकिन आजकल फोन की सबसे बड़ी खासियत तो उसका कैमरा होता है। क्या ये छोटे-छोटे जादूगर वहां भी अपना कमाल दिखाते हैं? जरूर दिखाते हैं। कैमरा के लेंस के ग्लास में लैंथनम का इस्तेमाल होता है और उसी लेंस को चमकाने, मतलब उसकी पॉलिशिंग में सीरियम काम आता है। अगली बार जब कोई अच्छी तस्वीर आए तो याद रखना होगा कि इन अदृश्य एलिमेंट्स के बिना वो मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। एक फोन में इनकी मात्रा भले ही कुछ ग्राम में हो, लेकिन जब हम इसे पूरी दुनिया के पैमाने पर देखते हैं तो आंकड़े होश उड़ा देते हैं। हाँ, स्केल बहुत बड़ा है। दुनिया में हर साल लगभग 1.4 बिलियन स्मार्टफोन बनते हैं। अगर हम एक सीधा सा गणित करें, 1.4 बिलियन फोन गुणा 3 ग्राम नियोडीमियम, तो ये बनता है 4200 मीट्रिक टन। 4200 मीट्रिक टन। सुनने में शायद ये ज्यादा न लगे, लेकिन ये लगभग 70-80 बड़े मिलिट्री टैंक के वजन के बराबर है। इतना नियोडीमियम सिर्फ हमारे फोन के लिए हर साल। और ये तो सिर्फ एक इंडस्ट्री है। अब इसमें दूसरे सेक्टर्स को भी जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लीजिए। हाँ, ईवीज। एक टेस्ला मॉडल 3 में ही लगभग 1 किलो रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं। 1 किलो? जी। और दुनिया का लक्ष्य 30 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का है, जिसका मतलब है 30,000 मीट्रिक टन की सीधी जरूरत। और आजकल जिस ग्रीन एनर्जी की इतनी बात होती है, विंड टर्बाइन, वो भी इन्हीं पर निर्भर है। एक बड़ी विंड टर्बाइन में 600 किलो रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है और हर साल हजारों की संख्या में नई टर्बाइनें लग रही हैं। और रक्षा क्षेत्र का तो पूछिए ही मत। वो तो इन पर पूरी तरह निर्भर है। एक F-35 फाइटर जेट में 47 किलो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। 47 किलो एक अकेले जेट में? मुझे लगा था हम कुछ ग्राम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो कुछ भी नहीं। एक नेवी के युद्धपोत में ये मात्रा 2400 किलो तक पहुंच जाती है। ओह! अब आप सोचिए कि रक्षा प्रणालियां इन पर कितनी ज्यादा निर्भर हैं। यहाँ तक कि चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन बड़े बड़े सर्वर्स पर चलते हैं, वे भी इन्हीं कंपोनेंट्स से भरे होते हैं। तो कुल मिलाकर मांग कहाँ तक जा रही है? वैश्विक मांग जो 2020 में 2,40,000 मीट्रिक टन थी, वो 2030 तक
8 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। सिर्फ 6 सालों में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी। तो सवाल यह है कि ये सब आएगा कहाँ से? और इसका सीधा जवाब है चीन। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये एक लंबी सोच और रणनीति का नतीजा है। कैसे? मतलब 70-80 के दशक में क्या हुआ था? तब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देशों ने रेयर अर्थ माइनिंग को एक गंदा काम और कम मुनाफे वाला मानकर छोड़ दिया। इसमें पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये काम कोई और करे तो बेहतर है। सही। और चीन ने फैसला किया, हम करेंगे। और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। क्या नतीजा? 1990 में जहां चीन दुनिया के सिर्फ 27% रेयर अर्थ मिनरल्स का उत्पादन करता था, वो 2010 तक 97% पर पहुंच गया। 97%? हाँ, आज चीन 70% उत्पादन करता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो 90% प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। मतलब कच्चा माल कहीं भी मिले, उसे तैयार करने की फैक्ट्री चीन के पास है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका या भारत में भी ये मिनरल्स निकाले जाएं, तो उन्हें शुद्ध करने के लिए चीन ही भेजना पड़ता है। चीन ने 30 साल की विशेषज्ञता से इस पर अपना पूरा दबदबा बना लिया है। और 2010 में चीन ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भी किया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जापान के साथ सेनकाकू द्वीप को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ। चीन ने रातों रात जापान को रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। और उसका असर क्या हुआ? नतीजा, टोयोटा का प्रोडक्शन धीमा हो गया, सोनी की फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल की कमी हो गई और जापानी अर्थव्यवस्था एक तरह से बंधक बन गई। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब चीन ने एक छोटे से राजनीतिक विवाद के लिए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को एक झटके में रोक दिया। ये किसी आर्थिक नाकेबंदी से कम नहीं था। उस एक घटना ने दुनिया को समझाया कि ये सिर्फ धातु नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करने वाला एक हथियार बन गए हैं। सही बात है। तेल का विकल्प तो है, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, लेकिन रेयर अर्थ का तो कोई विकल्प ही नहीं है। भौतिकी यानी फिजिक्स के स्तर पर कोई नहीं। अगर आपके पास नियोडेमियम नहीं है, तो आप शक्तिशाली मैग्नेट नहीं बना सकते। बात इतनी सीधी है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। हाँ, कि चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े भंडार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अनछुआ भंडार एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। भारत के 2/3 आकार का दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन आबादी सिर्फ 56,000। मतलब भारत के एक छोटे से शहर से भी कम। बिल्कुल। और इसका मालिकाना हक डेनमार्क के पास है। ज्यादातर लोग इसे दुनिया के नक्शे पर एक अप्रासंगिक जगह ही मानेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं। 2000 के दशक में हुए जियोलॉजिकल सर्वे ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ की चादर के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार है। कितना विशाल? एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 25% रेयर अर्थ रिजर्व्स ग्रीनलैंड में है। यानी दुनिया में मौजूद हर 4 में से एक रेयर अर्थ एलिमेंट ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे दबा है। माइनिंग के लिए खुल रहे हैं जहां पहुंचना पहले नामुमकिन था। और नए शिपिंग रूट भी खुल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे नॉर्दर्न सी रूट, जो मुंबई से रॉटरडैम का सफर 30% सस्ता और 40% तेज बना देता है। अचानक ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे कीमती रियल एस्टेट बन गया है। और इसीलिए पिछले 15 सालों से ग्रीनलैंड के लिए एक अदृश्य और खामोश जंग चल रही है। जी। 2008 से 2012 के बीच चीनी कंपनियों ने चुपचाप ग्रीनलैंड में माइनिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया और $300 बिलियन से ज्यादा की खदानों के लिए बोली लगाई। पर डेनमार्क ने रोक दिया। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर। लेकिन चीन तब तक पूरा सर्वे और डेटा इकट्ठा कर चुका था। इसके बाद क्या हुआ? फिर 2016 में चीन ने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट बनाने के लिए $600 मिलियन की पेशकश की, पर अमेरिका और डेनमार्क घबरा गए। क्यों? एयरपोर्ट का मतलब था चीनी विमानों की पहुंच, जो बाद में सैन्य मौजूदगी में बदल सकती थी। भारी जियोपॉलिटिकल दबाव के कारण ये डील चुपचाप रद्द कर दी गई। मुझे याद है 2019 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी, तो पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ा था। कितने मीम्स बने थे। बिल्कुल, पर्दे के पीछे की कहानी यही थी। सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसी साल अमेरिका ने चुपचाप ग्रीनलैंड के साथ सीधे राजनयिक चैनल खोल दिए। खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। और ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, 2020 से 2023 के बीच चीन ने आर्कटिक में 4 रिसर्च स्टेशन बनाए। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपना पहला स्थायी वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉन्सुलेट खोला। और इस पूरे समय में भारत का इस पर कोई खास ध्यान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, प्रोफेसर ज़्यांग।
उनकी 2019 की एक थ्योरी है ना? हाँ, जिसे वे डिजिटल युग में संसाधन नियतिवाद कहते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। क्या है ये? ये सिद्धांत शक्ति की एक चेन को समझाता है। सबसे पहले आते हैं रेयर अर्थ्स। इनसे हार्डवेयर बनता है, जैसे चिप्स, सर्वर्स और फोन। सही। फिर यह हार्डवेयर डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे गूगल के सर्च, अमेजन का क्लाउड। और अंत में जिसके पास डेटा है उसी के पास असली शक्ति है, बाजार का अंदाजा लगाने की, चुनाव को प्रभावित करने की और अर्थव्यवस्था को अपनी दिशा में मोड़ने की। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मिनरल्स अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, लेकिन 31 दिसंबर 2027 की ही तारीख क्यों? ये इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? यह कोई हवा में लगाया गया अनुमान नहीं है, बल्कि 4 बड़े फैक्टर्स का नतीजा है। पहला है अमेरिकी चुनाव की टाइमलाइन। अच्छा, वो कैसे? नवंबर 2028 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं। किसी भी राष्ट्रपति को चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी विदेश नीति की जीत की जरूरत होगी, और ग्रीनलैंड जैसी डील को 2027 के अंत तक फाइनल करना होगा, ताकि 2028 में इसका फायदा उठाया जा सके। ठीक है, ये तो समझ में आया। दूसरा फैक्टर है चीन की अपनी डेडलाइन। चीन का लक्ष्य 2027 तक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। अगर उस समय तक रेयर अर्थ की सप्लाई पर कोई संकट आता है तो उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है मांग और सप्लाई का संकट। MIT और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि 2027 तक मांग और सप्लाई में लगभग 2.5 लाख टन का गैप आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा, जिसे केवल ग्रीनलैंड जैसे नए स्रोत ही पूरा कर सकते हैं। और चौथा फैक्टर है मौसम। हाँ, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2027 की गर्मियों तक आर्कटिक की बर्फ इतनी पिघल जाएगी कि माइनिंग और शिपिंग का काम पूरी रफ्तार से चालू हो पाएगा। ये चारों फैक्टर मिलकर 2027 को एक डिसीजन पॉइंट बनाते हैं। तो इसके 3 रास्ते हो सकते हैं, और उनका हम पर क्या असर पड़ेगा? पहला क्या है? पहला, अमेरिकी अधिग्रहण। हो सकता है डेनमार्क एक बड़े आर्थिक और सुरक्षा पैकेज के बदले ग्रीनलैंड का कंट्रोल अमेरिका को दे दे। अगर ऐसा हुआ तो फोन की कीमतें कुछ समय के लिए स्थिर रह सकती हैं, लेकिन भारत की निर्भरता चीन से हटकर अमेरिका पर हो जाएगी। और दूसरा रास्ता, चीन का दबदबा? हाँ, चीन सीधे तौर पर ग्रीनलैंड को खरीदेगा नहीं, बल्कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और निवेश के जरिए उसे आर्थिक रूप से कंट्रोल कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत ही बुरा होगा। कैसे? फोन और गैजेट्स की कीमतें आसमान छू जाएंगी और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को गंभीर झटका लगेगा। और तीसरा, जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, वो एक साझा शासन, जिसमें अमेरिका, यूरोप और शायद कुछ और देशों को मिलकर माइनिंग अधिकार मिले। अगर भारत स्मार्ट खेले तो उसे भी इसमें जगह मिल सकती है। और एक सबसे बुरा हाल सैन्य संघर्ष का भी है। हाँ, जिससे सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी और कीमतें 3 गुना तक बढ़ सकती हैं। तो इस पूरे वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है? स्थिति साफ कहूं तो चिंताजनक है। हम रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए 100% आयात पर निर्भर हैं, जिसमें से 80% सीधे चीन से आता है। और हमारे अपने भंडार, मैंने सुना है आंध्र और ओडिशा में है। भंडार तो हैं, लेकिन हमारा उत्पादन शून्य है। हमने इन भंडारों को निकालने के लिए जरूरी तकनीक और इच्छा शक्ति दोनों का प्रदर्शन नहीं किया है। और ग्रीनलैंड को लेकर? वहां हमारी कोई रणनीति ही नहीं है, न कोई राजनयिक मौजूदगी, न कोई निवेश। जबकि चीन 2013 से आर्कटिक काउंसिल में एक ऑब्जर्वर है, उसके कई रिसर्च स्टेशन हैं और उसने उस क्षेत्र में $90 बिलियन का निवेश किया है। हम इस खेल में बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। तो जब हमने तीसरे रास्ते की बात की थी, साझा शासन की, और कहा था कि अगर भारत स्मार्ट खेले तो इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? क्या हमारे लिए अभी भी कोई रास्ता है? रास्ता मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। स्मार्ट खेलने का मतलब होगा 2 स्तरों पर तुरंत काम करना। पहला, अपने देश में आंध्र और उड़ीसा के भंडारों पर माइनिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता बनाने में तेजी से निवेश करना। और दूसरा, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में एक कंसोर्शियम या ग्रुप बनाने के लिए डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू करना। हमें सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक हिस्सेदार बनने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो स्रोत एक गंभीर चेतावनी देते हैं, जो सोचने पर मजबूर करती है। 2030 में हम विरोध करेंगे, 2035 में हम भुगतेंगे और 2040 में हम पछताएंगे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि ग्रीनलैंड जैसे दूर दराज के बर्फीले द्वीप में होने वाली घटनाएं
कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे गैजेट्स और हमारे देश के भविष्य पर सीधा और गहरा असर डालती हैं। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि इस जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी घटना अलग थलग नहीं होती। और सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा संघर्ष नई और तेज तकनीक के लिए हमारी कभी ना खत्म होने वाली मांग से ही तो चल रहा है। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस वैश्विक संसाधन की दौड़ में उपभोक्ता और नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका है? क्या हमारी हर साल नया फोन लेने की आदत का इस पूरी लड़ाई से कोई लेना देना है? और क्या हमारे उपभोग के पैटर्न में कोई बदलाव कभी इतने बड़ी भू राजनीतिक खेलों को प्रभावित कर सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।